तो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज आप लोगों के लिए मैं आरआरबी एनटीपीसी 2024 के लिए जीके जीएस का प्रीवियस ईयर सेट लेकर आई हूँ गाइज, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड नोट जरूर बनाइएगा, क्योंकि गाइज नोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज नोट बनाइए, चीजों को रिवीजन करिए। जितना ज्यादा आप रिवीजन करिएगा आपकी चीजें उतना ही ज्यादा क्लियर आउट होगी और आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो गाइज इस ये जो सेशन है गाइज आपका आरआरबी एनटीपीसी का, ये हमारा जो है ये प्रैक्टिस सेट 1 है। ठीक है, तो आज से हमारा प्रैक्टिस सेट चलेगा गाइज। तो चलिए इस आरआरबी एनटीपीसी 2024 के जीके जीएस प्रीवियस ईयर सेट का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है गाइज। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है वो कौन सी है। तो आपको बताना है कि सबसे तेज जो है वो भारत में रेलगाड़ी कौन सी रेलगाड़ी चल रही है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वंदे भारत, ऑप्शन बी गतिमान एक्सप्रेस, ऑप्शन सी शताब्दी एक्सप्रेस या ऑप्शन डी थार एक्सप्रेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भारत में सबसे तेज चलने वाली जो रेलगाड़ी है वो वंदे भारत है, ये है सबसे तेज चलने वाली। और इसकी जो है अगर अधिकतम गति की बात करें, अगर आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बताइए कि इसकी जो है वो अधिकतम गति कितनी है। ठीक है, तो वंदे भारत की जो है गाइस वो अधिकतम गति है वो 180 किलोमीटर है इसकी अधिकतम गति। इसकी अधिकतम गति कितनी है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी अधिकतम गति जो है वो 180 किलोमीटर है। और अगर आप लोगों को पता है कि दूसरी सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, वो बताइए। तो गाइस दूसरी सबसे तेज चलने वाली जो है ये आपकी गतिमान एक्सप्रेस है। ये जो है ये दूसरी सबसे ज्यादा तेज चलने वाली रेलगाड़ी है। ये भी आपको ध्यान रखना है कितनी है, ये दूसरी सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये है दूसरी सबसे तेज चलने वाली जो रेलगाड़ी है ये कौन सी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि दूसरी सबसे तेज चलने वाली जो रेलगाड़ी है ये जो है आपका गतिमान एक्सप्रेस है। और ये बताइए कि ये जो है गतिमान एक्सप्रेस ये अधिकतम कितना जो है, इसका अधिकतम गति कितना है गाइस। तो इसका ध्यान रखना है कि गतिमान एक्सप्रेस का जो है वो अधिकतम गति कितना है। तो इसका जो है गाइस अधिकतम गति है वो 160 किलोमीटर। ठीक है, तो यह भी आपको नोट कर लेना है कि किसका कितना गति है। कभी कभी गति भी पूछता है तो इसको ध्यान रखिएगा। इसका जो है गतिमान एक्सप्रेस का जो है वो अधिकतम गति गाइस ध्यान रखिएगा 160 किलोमीटर जो है ये इसका अधिकतम गति। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें शताब्दी एक्सप्रेस का, तो शताब्दी एक्सप्रेस का जो है वो अधिकतम गति कितना है। तो शताब्दी एक्सप्रेस का जो है गाइस अधिकतम गति इसका याद रखिएगा, इसका 160 किलोमीटर है गतिमान एक्सप्रेस का। और शताब्दी एक्सप्रेस का जो है वो ये सबसे ज्यादा जो इसका गति है, इसका गति है 150 किलोमीटर। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये शताब्दी एक्सप्रेस का। तो यहाँ पे आपको टोटल क्लियर हो गया कि सबसे तेज चलने वाली जो है वो कौन है, वो है वंदे भारत, जो कि इसकी अधिकतम गति 180 किलोमीटर है। दूसरी सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है जो कि इसका अधिकतम गति 160 किलोमीटर है, जो कि गतिमान एक्सप्रेस है। तीसरा है आपका सबसे तेज चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस, जिसका अधिकतम गति है 150 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि पहला दूसरा तीसरा ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समूह जो है वो कौन सा है। तो आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है जो कि कौन सा है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए संथाल जनजाति, ऑप्शन बी गोंड जनजाति, ऑप्शन सी भील जनजाति या ऑप्शन डी थारू जनजाति। चलो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सबसे बड़ा जो जनजातीय का समूह है वो है भील जनजाति, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति की जो समूह है वो गोंड जनजाति। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं भील और इसमें, तो ये आपको ध्यान रखना है कि दूसरी सबसे बड़ी जनजाति जो है ये कौन सी है। तो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये गोंड जनजाति है। ठीक है, गोंड जनजाति है। उसके बाद आपको याद रखना है तीसरी सबसे बड़ी जनजाति, तो तीसरी सबसे बड़ी जनजाति जो है ये आपका संथाल है। ठीक है, तो तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है तीसरी सबसे बड़ी जनजाति जो है ये संथाल जनजाति है। और ये जो है ये पहली सबसे बड़ी जनजाति। ठीक है, सबसे बड़ा जो जनजाति हो गया वो कौन हो गया, तो ये भील जनजाति हो गई। उसके बाद आपको याद रखना है कि ये सब जनजाति जो है ये किस किस क्षेत्र में ज्यादा पाई जाती है। तो यहाँ पे जो है ये पूछा जाता है कि संथाल जनजाति जो है वो किस राज्य में सबसे ज्यादा है, या फिर भील जनजाति जो है वो किस राज्य में जाता है। तो इस टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो इसका आपको राज्य याद रखना पड़ेगा।
तो संथाल जनजाति की बात करें गाइस, तो ये आप ध्यान रखिए, ये तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, जो कि ये जनजाति आपको किस राज्य में पाई जाती है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो तीसरी सबसे बड़ी जनजाति जो है ये झारखंड राज्य में पाई जाती है, आपको ध्यान रखना है। और जो थारू जनजाति ये कहाँ पाई जाती है, तो थारू जनजाति जो गाइस ये याद रखिएगा, ये कहाँ पाई जाती है, तो ये उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। तो इस दोनों से एक एक राज्य आपको याद रखना है। उसके बाद अगर भील जनजाति की बात करें, ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो इसका जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले अगर भील जनजाति की बात करें, तो ये छत्तीसगढ़ में भी पाई जाती है। ये जनजाति के सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा आपको याद रखना है कि ये छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। दूसरा आपको याद रखना है, दूसरा कौन सा राज्य याद रखना है, दूसरा आपको याद रखना है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी जो है ये भील जनजाति सबसे ज्यादा पाई जाती है, लेकिन इससे भी ज्यादा जो है वो छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद आपको जो एक और याद रखना है, जो कि गुजरात, गुजरात में भी जो है ये जनजाति पाई जाती है। तो गुजरात में कौन सी जनजाति, तो भील जनजाति जो है ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात में। उसके बाद गोंड जनजाति की बात करते हैं। गोंड जनजाति जो है ये कहाँ पाई जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। गोंड जनजाति जो है ये मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है, गोंड जनजाति। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये आपको याद रखना है कि गोंड जनजाति कहाँ पाई जाती है, ये मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है। और दूसरा आपको याद रखना है कि ये राजस्थान में भी पाई जाती है। तो राजस्थान में भी पाई जाती है। उसके बाद अगर बात करें तो ये मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है। अगर भील जनजाति की बात करें, तो यहाँ पे आपको आंध्र प्रदेश भी देखने को मिल सकता है। कौन सा एक और राज्य लिख लीजिएगा गाइस, यहाँ पे जो है आपको आंध्र प्रदेश भी देखने को मिल सकता है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। भील जनजाति जो है इतने राज्यों में पाई जाती है, और सबसे ज्यादा जो है ये जनजाति इतनी राज्यों में पाई जाती है। इस वजह से सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा हुआ गाइस, तो आपको पता होना चाहिए, अगर ये 3-4 राज्यों में पाई जा रही है बाकी के मुकाबले, तो सबसे ज्यादा जो है इसका है। इसका टोटल कितना परसेंट हिस्सा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको याद रखना है कि अनुसूचित जनजाति के आबादी का लगभग ये लोग 38% हिस्सा जो है बनाते हैं। कितना परसेंट हिस्सा बनाते गए, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। ये टोटल जो है 38% हिस्सा बनाते हैं अनुसूचित जनजाति के कुल आबादी का। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अलकनंदा और भगीरथी नदियों का जो संगम स्थल है वो कौन सा है। तो आपको बताना है कि अलकनंदा और भगीरथी नदी का जो संगम स्थल है वो कौन सा है। तो आपके ऑप्शन है रुद्रप्रयाग, ऑप्शन बी देवप्रयाग, ऑप्शन सी हरिद्वार या ऑप्शन डी केदारनाथ। तो अगर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देवप्रयाग जो है वो अलकनंदा और भगीरथी नदियों का संगम स्थल। उसके बाद बात करते हैं गाइस रुद्रप्रयाग का, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। रुद्रप्रयाग जो है ये किसका संगम है, अगर आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो गाइस आपको याद रखना है कि अलकनंदा और मंदाकिनी का जो संगम है वो कौन सा है गाइस, तो अलकनंदा और जो मंदाकिनी का संगम है ये आपका है रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो भगीरथी का कौन होता है, भगीरथी का देवप्रयाग होता है, और मंदाकिनी का जो होता है वो कौन होता है गाइस, तो मंदाकिनी का रुद्रप्रयाग होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं केदारनाथ की। केदारनाथ जो है ये कहाँ स्थित है गाइस, तो इसको आपको याद रखना है कि केदारनाथ जो है ये उत्तराखंड जिले में स्थित है। ये कहाँ स्थित है गाइस, तो इसको ध्यान रखना है कि केदारनाथ जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। तो आपको याद रखना है कि केदारनाथ कहाँ है, ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उसके बाद आपको हरिद्वार से याद रखना है गाइस, हरिद्वार में क्या होता है कि हर 12 साल में जो है वो कुंभ का मेला का आयोजन होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि हर 12 साल में क्या होता है गाइस, हरिद्वार में हर 12 साल में जो है वो कुंभ के मेला का आयोजन किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुंभ मेला का आयोजन होता है, जो कि सबसे बड़ा धार्मिक मेला लगता है गाइस, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग और केदारनाथ से जो है आपको इतना चीज याद रखना है गाइस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के प्रथम महासचिव जो है वो कौन है। तो आपको बताना है कि प्रथम महासचिव जो है वो कौन है। तो आपके ऑप्शन है दीवान चमन लाल, ऑप्शन बी लोकमान्य तिलक, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के जो प्रथम महासचिव थे वो दीवान चमन लाल थे, ये आपको याद रखना है। अब सबसे जरूरी चीज आपको ये याद
रखना है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का जो है ये स्थापना कब किया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना जो हुई थी वो 1920 में हुई थी। ठीक है, जिसको प्रथम जो है वो महासचिव बने थे वो दीवान चमनलाल बने थे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इसके अध्यक्ष, अध्यक्ष जो बने थे वो कौन बने थे गाइस, ये आपको बताना है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के जो है वो अध्यक्ष कौन बने थे। तो इसके जो अध्यक्ष बने थे गाइस ये आपको ध्यान रखना है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो ये किसके अध्यक्ष बने थे गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि लाला लाजपत राय जो अध्यक्ष बने थे वो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष बने थे। और महासचिव जो बने थे वो दीवान जवाहरलाल बने थे। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से इतना प्रश्न तो आपको पूछेगा ही, तो ये आपको नोट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि वैन गंगा तथा पैन गंगा किसकी सहायक नदी है। तो आपको बताना है कि वैन गंगा और पैन गंगा जो है ये किसकी सहायक नदी है। तो आपके ऑप्शन है कृष्णा नदी के, ऑप्शन बी गोदावरी नदी के, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी, या ऑप्शन डी झेलम नदी का। चलो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पैन गंगा और जो वैन गंगा जो है ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। और अगर आपसे पूछ लेगा कि आपको याद रखना है, अगर पंच गंगा पूछ ले और दूध गंगा पूछ ले ये किसकी सहायक नदी है गाइस, तो ये याद रखिएगा ये कृष्णा नदी की। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि पंच गंगा और दूध गंगा ये किसकी सहायक नदी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है ये जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। और पेन गंगा और वैन गंगा जो है ये किसकी सहायक नदी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है ये जो सहायक नदी है ये है गोदावरी नदी की। ठीक है, उसके बाद है कृष्णा नदी की जो कि दो बहुत महत्वपूर्ण है। और याद रखिएगा जैसे तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा नदी है। तो ये आपको याद रखना है, अगर पूछे कि तुंगभद्रा नदी जो है ये किस नदी की सहायक नदी है, तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। उसके बाद अगर बात करें कोयना, कोयना भी जो है ये किसकी सहायक नदी है, तो कोयना नदी भी कृष्णा की सहायक नदी है। उसके बाद आपको याद रखना है घाट प्रभा, घाट प्रभा जो है ये किसका है, तो ये भी जो है गाइस कृष्णा का नदी का है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह जो है वो शहर निम्न में से कौन सा था। तो आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर जो था वो कौन सा था। तो आपके ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी बनवाली, या ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह था गाइस उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोथल जो था ये सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर था। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बताइए कि लोथल की जो खोज की थी वो किसने की थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि लोथल की जो खोज की थी गाइस, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट जरूर करिएगा। लोथल की जो खोज की थी वो किसने की थी। रंगनाथ राव ने जो है ये किसकी खोज की थी गाइस, याद रखिएगा। तो रंगनाथ राव ने जो है ये लोथल की खोज की थी, ये आपको ध्यान रखना है। और रंगनाथ राव ने जो है 1953 में खोज की थी। कब की थी गाइस, याद रखिएगा। तो 1953 में जो है ये खोज की थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट याद रखिएगा कि ये कौन सी नदी पर स्थित है, कौन सी नदी के तट पर स्थित है बताइए। तो ये किस नदी के तट पर स्थित है गाइस, तो आपको याद रखना है कि ये जो है ये भोगवा नदी के तट पर है। ठीक है, ये किस नदी के तट पर है गाइस, तो ये आपको याद रखना है ये किस नदी के तट पर है, तो ये भोगवा नदी के तट पे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर है जो कि जो है वो भोगवा नदी के तट पे है, तो याद रखिएगा ये लोथल जो है ये भोगवा नदी के तट पे है। और उसके बाद बात करें लोथल से जो है ये कौन सा मिला है, तो गाइस आप याद रखिएगा लोथल से जो है ये बाजरा का भी साक्ष्य मिला है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि लोथल से क्या मिला है गाइस, तो बाजरे का साक्ष्य मिला है। उसके बाद आपको याद रखना है कि चावल का भी साक्ष्य। तो अगर आपसे पूछे कि इसका जो है चावल का भी जो है वो साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो चावल और बाजरे का जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है। चावल और बाजरे का जो साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला है, तो ये आपको ध्यान रखना है ये भी लोथल से मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि मीनाक्षी मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है कि मीनाक्षी मंदिर जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी ओडिशा, या ऑप्शन डी गुजरात। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तमिलनाडु में जो है वो मीनाक्षी मंदिर स्थित है। और तमिलनाडु के किस जिले में है ये बताइए। मदुरै जिले में स्थित है ये तमिलनाडु के, ये भी आपको ध्यान रखना है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तो मदुरै में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें कि इसका जो है निर्माण कब हुआ था गैस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मीनाक्षी मंदिर का जो निर्माण हुआ है गैस, ये आपको याद रखना है कि ये कब हुआ है बताइए।
तो इसका जो निर्माण हुआ है वो हुआ है 17वीं शताब्दी में। इसका निर्माण कब हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसका निर्माण जो हुआ है वो 17वीं शताब्दी में जो है ये मीनाक्षी मंदिर का निर्माण हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें कि ये जो मंदिर है ये किसको समर्पित है, तो आपको याद रखना है ये दो लोगों को। पहला आपको याद रखना है कि ये शिव को और दूसरा पार्वती को। ये जो मंदिर है ये किसको समर्पित है, तो शिव और पार्वती को जो है ये मंदिर समर्पित है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि सबसे जरूरी चीज कि ओडिशा। ओडिशा में जो है वो कौन सा मंदिर है गाइस, तो आपको याद रखना है लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर जो है ये कहाँ है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो लिंगराज मंदिर जो है ये उड़ीसा में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये उड़ीसा के जो है किस राज्य में, तो उड़ीसा के भुवनेश्वर राज्य में जो है ये लिंगराज मंदिर है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान में। राजस्थान में जो है वो हमारा कौन सा मंदिर है गाइस, तो राजस्थान में भी बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, ये आपको याद रखना है दिलवारा मंदिर। दिलवारा मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है गाइस, तो आपको याद रखना है दिलवारा मंदिर जो है ये राजस्थान में है। लिंगराज मंदिर जो है जो कि ओडिशा में है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो तमिलनाडु में वो कौन सा है, वो मीनाक्षी मंदिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है। तो आपको बताना है कि कौन सी ग्रंथि है जो हार्मोन को भी स्रावित करती है और एंजाइम दोनों को स्रावित करती है। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन ए अग्नाशय, ऑप्शन बी लाल ग्रंथि, ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि या ऑप्शन डी यकृत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मनुष्य के शरीर में जो है वो एंजाइम और हार्मोन दोनों को जो स्रावित करती है वो अग्नाशय स्रावित करती है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और कौन कौन सी एंजाइम है जो अग्नाशय स्रावित करती है, तो आपको याद रखना है ट्रिप्सिन और लिपेज को भी स्रावित करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये किसको करती है guys, ये आपको याद रखना है। तो ये ट्रिप्सिन और लिपेज ये दोनों को जो है ये स्रावित करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका जो है ये काम क्या होता है, ट्रिप्सिन और लिपेज को तो स्रावित करती है, लेकिन इसका जो है ये कार्य क्या होता है गाइस, तो ये दोनों जो है ये जो दोनों को स्रावित करती है अग्नाशय, तो ये क्या करता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। ये दोनों जो है ये पाचन में मदद करता है, ठीक है। तो ये दोनों का काम क्या होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। ये पाचन में मदद करता है, पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, पाचन में मदद करता है, ठीक है। पाचन में मदद करता है। उसके बाद जो है एक और जो है ये इंसुलिन, अग्नाशय जो है ये किसको स्रावित करती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये इंसुलिन को भी स्रावित करती है। किसको स्रावित करती है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इंसुलिन, इंसुलिन को भी स्रावित कौन करता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इंसुलिन को भी स्रावित करती है, जो कि अग्नाशय करती है। और इसका काम क्या होता है गाइस, ये इसका काम क्या होता है, ये होता है रक्त में शुगर की मात्रा को जो है वो नियंत्रित करना इसका कार्य होता है। इसका कार्य क्या होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके इंसुलिन का जो कार्य होता है ये रक्त में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि रक्त में जो है वो शुगर की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, या फिर पाचन की में मदद में कौन सा ये मदद करता है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा गाइस, ये रक्त में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है, इसका इंसुलिन का काम है। ट्रिप्सिन और लिपेज जो है ये क्या करता है, ये पाचन में मदद करता है। और अग्नाशय से जो है वो कौन कौन सा ये स्रावित होती है, ट्रिप्सिन और लिपेज भी स्रावित होती है, इंसुलिन भी होती है, और गैस एंजाइम और हार्मोन ये दोनों स्रावित होती है। तो यहाँ से जो है आपको इतना पॉइंट नोट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश के बाद निम्न में से किस वंश ने शासन किया। तो आपको बताना है कि तुगलक वंश के बाद जो है वो किस वंश ने शासन किया था दिल्ली सल्तनत पे। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुलाम वंश, ऑप्शन बी खिलजी वंश, ऑप्शन सी सैयद वंश या ऑप्शन डी लोधी वंश। सो गाइस सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले जो शासन किया था दिल्ली सल्तनत पे वो किसने किया था, तो सबसे पहले जो शासन किया था गाइस ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जो शासन किया था वो गुलाम वंश ने किया था, जिसमें जो है गुलाम वंश का पहला शासक कौन था गाइस, ये आपको पता होगा। तो गुलाम वंश का जो है वो पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो ये पहला जो शासन किया था वो गुलाम वंश ने किया था। दूसरे नंबर पे जो शासन किया था गाइस ये आपको याद रखना है, दूसरे नंबर पे किया था वो खिलजी वंश ने किया था, ठीक है। जिसमें अलाउद्दीन खिलजी भी है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपको ध्यान रखना है। दूसरे में किसने किया था गाइस, तो दूसरे में जो है वो खिलजी वंश ने किया था। तीसरे की अगर बात करें, तीसरे नंबर पर किसने शासन किया था गाइस, तो तीसरे नंबर पे जो है ये आपके तुगलक वंश ने, ठीक है। तीसरे नंबर पे किस वंश ने शासन किया था, तो तीसरे नंबर पे गाइस आपको याद रखना है कि तुगलक वंश ने किया था। उसके बाद अगर चौथे नंबर की बात करें, चौथे नंबर पे जो है वो कौन से वंश ने शासन किया था, तो चौथे नंबर पे जो गाइस ये सैयद वंश ने किया था। तो अगर आपसे ये पूछ ले कि तुगलक वंश के बाद किसका शासन आया या ये सैयद वंश के बाद किसका शासन आया, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इतना चीजों को आपको याद रखना है। ये सारे जो इसका क्रम आपको याद रखना पड़ेगा। और लास्ट में आया था लोधी वंश, और इसी लोधी वंश में जो है इब्राहिम लोधी को जो है
ये मार करके उसके बाद किस वंश की स्थापना हुई थी गाइस? तो इसके बाद है इन सब जब खत्म हो गया था इन सब का, लोधी वंश को जब हरा दिया गया था तो किस वंश का शासन हुआ था गाइस? तो आपको याद रखना है तब मुगल कहलाया था। जिसमें बाबर, हुमायूं वगैरह जो पढ़ते हैं वो किस काल में पढ़ते हैं? तो वो मुगल काल में पढ़ते हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, खिलजी में जैसे अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोधी, ये सब किस में पढ़ते हैं? ये दिल्ली सल्तनत में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये गुलाम वंश में है, तो पहले गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, इनका ऐसे क्रम है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि तुगलक वंश के बाद जो है वो किस वंश का शासन आया? तो यहाँ पे अगर देखें तो तीसरे नंबर पे तुगलक वंश था। उसके बाद कौन सा वंश आया गाइस? तो उसके बाद जो आया वो सैयद वंश आया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि तुगलक वंश के बाद किस वंश का शासन आया? तो सैयद वंश का शासन आया। अगर पूछ देता सैयद वंश के बाद किसका आया तो लोधी वंश का। तो आपको जो है ये टोटल जो है ये क्रम याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भवैया लोकगीत जो है वो निम्नलिखित में से किस राज्य का है? तो आपको बताना है कि भवैया लोकगीत जो है वो किस राज्य का है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केरल का, ऑप्शन बी असम का, ऑप्शन सी राजस्थान का, या ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भवैया लोकगीत जो है वो असम का है, ये आपको ध्यान। उसके बाद याद रखना है कि भवैया गीत जो है ये असम से, और कौन कौन सा गीत जो है भवैया के अलावा, तो आपको याद रखना है बिहू गीत। बिहू गीत जो है ये कहाँ का गए, ये भी आपको ध्यान रखना है कि बिहू गीत जो है ये कहाँ का गए। तो बिहू गीत जो है ये असम का है, पहले आपको ये याद रखना है। उसके बाद असम से दो तीन गीत जो है ये आपको याद रखना है। दूसरा है आपका देव देवी की गीत। तो देव देवी की गीत भी जो है ये कहाँ का गए, तो ये भी जो है ये आपके असम का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा कौन सा गीत है गए, देव देवी के गीत, ठीक है। तो दूसरा जो गीत है वो देव देवी के गीत है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सब कहाँ का है, तो ये सब असम का है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद केरल की बात करें तो केरल में भी आपको याद रखना है, इसमें भी है जो कि कई महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है। तो केरल की अगर बात करें, वडक्कन पाटकू। तो वडक्कन पाटकू जो है ये कहाँ का गाइस, तो यहाँ ये आपको ध्यान रखना है कि वडक्कन पाटकू जो है ये केरल का है, जो कि ये केरल के उत्तरी भाग में सबसे ज्यादा प्रचलित है, ठीक है। तो ये गीत जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये गीत जो है ये केरल के उत्तरी भाग में जो है ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है वडक्कन पाटकू। उसके बाद एक और जो है ये केरल का बहुत ज्यादा है, विल पाटू। ये भी कहाँ है गाइस, ये भी केरल का है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ का गीत है, तो ये भी केरल का गीत है, ये भी आपको ध्यान रखना है, विल पाटू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? तो आपको बताना है कि सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो रेल है वो कौन सी है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजधानी एक्सप्रेस, ऑप्शन बी विवेक एक्सप्रेस, ऑप्शन सी शताब्दी एक्सप्रेस, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो रेल है वो विवेक एक्सप्रेस। और इसकी जो है यात्रा, विवेक एक्सप्रेस की जो यात्रा है वो टोटल कितनी है? तो विवेक एक्सप्रेस की जो यात्रा है वो है 4273 किलोमीटर। तो इसकी जो है वो कितनी है guys, ये आपको ध्यान रखना है। तो 4273 किलोमीटर जो है इसकी यात्रा है। और ये इसकी यात्रा जो है ये कहाँ से कहाँ तक है? तो असम से तमिलनाडु तक जो है ये ट्रेन चलती है। ये कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो असम से तमिलनाडु तक। अगर पूछ दे कि असम की किस से चलती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये असम के डिब्रूगढ़ से चलती है। असम के कहाँ से चलती है? तो ये असम के डिब्रूगढ़ से चलती है, ये आपको ध्यान रखना है, डिब्रूगढ़ से चलती है। और कन्याकुमारी के कहाँ तक जाती है गाइस? तो ये तमिलनाडु से कन्याकुमारी तक, ठीक है। तो ये असम की डिब्रूगढ़ से और तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक इसका यात्रा रखता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, कन्या कुमारी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से ये कितना किलोमीटर, तो 4273 किलोमीटर का ये यात्रा तय करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसको जो है ये यहाँ से यहाँ तक जो यात्रा करती है असम से तमिलनाडु, यानी असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जो यात्रा करती है, तो इसको टोटल कितना समय लगता है ये भी मैं बता देती हूँ। तो इसको टोटल जो लगता है वो 82 घंटा लगता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 82 घंटा 50 मिनट जो है इसको टोटल समय लगता है ये वाला यात्रा करने के लिए, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 82 घंटा 50 मिनट जो है ये यात्रा करने के लिए ये समय लगता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सबसे लंबी दूरी जो तय करती है वो विवेक एक्सप्रेस करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील निम्नलिखित में से कौन है। तो आपको बताना है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो कौन सी है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चिल्का झील, ऑप्शन बी लोकटक झील, ऑप्शन सी उलर झील या ऑप्शन डी डल झील। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उलर झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ये आपको ध्यान रखना है। और उलर झील जो है ये आपका कहाँ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये उलर झील जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में, ये कहाँ स्थित है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो उलर झील जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। उसके बाद डल झील की बात करें, डल झील कहाँ है गाइस, तो डल झील भी आपका कहाँ है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि डल झील भी जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो उलर झील और डल झील जो है ये कहाँ हो गया गाइस, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में हो गया। उसके बाद बताइए लोकटक झील, लोकटक झील जो है ये आपका कहाँ है गाइस, तो ये आपका मणिपुर में, ये सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस झील का निर्माण क्या हुआ है गाइस, तो ये उल्का पिंड के टकराने से हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये ताजे पानी की झील है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये किस पानी की झील है, तो ये सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये ताजे पानी की झील कौन सी है, तो लोकटक झील है, जो कि हमारा मणिपुर में। उसके बाद अगर बात करें चिल्का झील, चिल्का झील जो है ये हमारा कहाँ है गाइस, तो चिल्का झील जो है ये हमारा उड़ीसा में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है कि गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने। तो आपको बताना है कि गांधी जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो बने थे वो कितनी बार बने। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2 बार, ऑप्शन बी 1 बार, ऑप्शन सी 4 बार या ऑप्शन डी 3 बार। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। गांधी जी जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष सिर्फ 1 बार बने थे, और इन्होंने किसकी अध्यक्षता की थी गाइस, तो बेलगाम अधिवेशन की, ये आपको ध्यान रखना है। बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये किसने की थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कि बेलगाम अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो गांधी जी ने की थी, और यही एक अध्यक्षता जो है उन्होंने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें गाइस, बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता तो की थी, लेकिन कब की थी, अगर डेट आपसे पूछ ले कि इन्होंने कब की थी, तो 1924 में जो है इन्होंने बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो गांधी जी जो है वो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सिर्फ 1 बार बने, जो कि बेलगाम अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की। और ये बेलगाम अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो 1924 में की, ठीक है। तो यहाँ से आपको इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि नर्मदा नदी के संबंध में कौन सा कथन है जो कि गलत है। तो आपको बताना है कि नर्मदा नदी का कौन सा कथन है जो कि नीचे दिया गया इसमें से गलत। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इस नदी पर प्रसिद्ध बांध सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। ऑप्शन बी आपसे कह रहा है कि ये अमरकंटक के निकट से निकलती है। ऑप्शन सी आपसे कह रहा है इसके किनारे प्रसिद्ध महाकलेश्वर मंदिर है। ऑप्शन डी आपसे कह रहा है यह मार्बल रॉक के समूह के बीच बहती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस ये ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि नर्मदा नदी के संबंध में जो है ऑप्शन सी जो है आपका ये गलत आंसर है। इसके किनारे जो प्रसिद्ध है वो महाकलेश्वर मंदिर है, ये जो है ये बोल रहा है ये गलत है, ठीक है। बाकी अगर नर्मदा नदी के कथन में गए तो नर्मदा नदी पर आपका सरदार सरोवर बांध बनाया गया, और ये नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक से निकलती है, और ये मार्बल रॉक समूह के बीच बहती है, तो ये सब सही है। बाकी जो है ये कथन इसका गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि पुरानी कछारी जलोढ़ मिट्टी को इनमें से क्या कहा जाता है। तो आपको बताना है कि पुरानी कछारी जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसे क्या कहते हैं। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए खादर, ऑप्शन बी बांगर, ऑप्शन सी कल्लर या ऑप्शन डी रेगूर। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पुरानी कछारी जलोढ़ मिट्टी को जो कहते हैं वो बांगर कहते हैं, और नई कछारी जलोढ़ मिट्टी को जो कहते हैं वो क्या कहते हैं गाइस, तो नई जलोढ़ मिट्टी को जो कहते हैं वो कहते हैं खादर, ठीक है। तो पुरानी को कहते हैं बांगर, और नई को जो कहते हैं, नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, खादर कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जलोढ़ मिट्टी के इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद करना है। सो जलोढ़ मिट्टी को गाइस दोमट मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। जलोढ़ मिट्टी को जो है ये किस मिट्टी के नाम से जाना जाता है, तो इसे आपको याद रखना है कि ये दोमट मिट्टी के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा बताइए जलोढ़ मिट्टी जो है ये सबसे ज्यादा जो है ये किस फसल के लिए उपयुक्त होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जलोढ़ मिट्टी जो है ये किस फसल के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। तो जलोढ़ मिट्टी जो है ये गाइस सबसे ज्यादा ये धान के लिए उपयुक्त होती है। धान की खेती के लिए ये सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है, ये आपको ध्यान रखना है। धान के लिए जो है ये सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है, जो कि जलोढ़ मिट्टी होती है, ठीक है। तो ये भी आपको नोट कर लेना है।
उसके बाद अगर बात करें सबसे प्रचुर मात्रा में इस मिट्टी में क्या पाया जाता है, तो अगर जलोढ़ मिट्टी की बात करें कि इसमें सबसे ज्यादा जो है ये क्या पाया जाता है, तो इसमें चूना और पोटास जो है ये सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चूना और जो पोटास है ये सबसे ज्यादा इस मिट्टी में पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कितने पर पाया जाता है guys? तो ये चूना और पोटास जो है ये सबसे उपयुक्त मात्रा में, अधिक मात्रा में पाया जाता है इस मिट्टी में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये भारत के कितने परसेंट क्षेत्रफल पे जो है ये फैला हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए गाइस। तो ये जो है ये टोटल 40% जो है ये फैला हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है, टोटल 40%। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये भारत के लगभग 40% जो है क्षेत्रफल पर फैली हुई है ये मिट्टी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको इतना चीज नोट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। तो बताइए कि राष्ट्रपति जो है वो किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है। तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 61 के तहत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 123 के तहत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 53 के तहत, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 60 के तहत। चलो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वो अनुच्छेद 123 के तहत करता है। और जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कब करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जब संसद जो है, ये आपको ध्यान रखना है, जब सदन जो है सत्र में नहीं रहता है तब ये अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, सदन जो है सत्र में नहीं होता है तभी ये अध्यादेश जारी करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि दोनों सदन में किसी भी विधेयक को लेकर मतभेद हो जाता है, पर जब जो है ये जारी करना आवश्यक हो जाता है तब अध्यादेश जारी किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, वो भी अनुच्छेद 123 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 61 की बात करेगा इस, तो अनुच्छेद 61 में गाइस है इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग है, ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 61 में क्या है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस पे जो है राष्ट्रपति पर महाअभियोग जो है ये किस अनुच्छेद के तहत है। तो ये महाअभियोग जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, महाभियोग जो है ये किस अनुच्छेद के तहत है। तो अनुच्छेद 61 के तहत जो है राष्ट्रपति के महाभियोग का है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 53 की बात करें, इसमें क्या है गाइस, इसमें है संघ की कार्यपालिका शक्ति। ठीक है, तो इसमें क्या आपको बोला गया अनुच्छेद 53 में कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है ये क्या होगी गाइस, ये आपको नोट कर लेना है। संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है ये राष्ट्रपति में निहित होगी, और ये किस अनुच्छेद के तहत गाइस, तो ये अनुच्छेद 53 के तहत। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 60 की बात करें गाइस, इसमें क्या है, तो इसमें जो है राष्ट्रपति के शपथ के बारे में। ठीक है, तो अगर बात करें कि अनुच्छेद 60 में क्या है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 60 में जो है वो राष्ट्रपति के शपथ के बारे में जो है वो अनुच्छेद 60 में है, और राष्ट्रपति के जो है महाभियोग जो है ये किस में है, तो अनुच्छेद 61 में। ठीक है, तो अनुच्छेद 60, 61 ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि इनमें से कौन सा बांध बेतवा नदी पर स्थित है। तो आपको बताना है कि कौन सा बांध है जो कि बेतवा नदी पर स्थित है। तो आपके ऑप्शन है मैंथन बांध, ऑप्शन बी वालियार बांध, ऑप्शन सी राजभान बांध, या ऑप्शन डी इंदिरावती बांध। तो गाइस अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो अगर सबसे पहले हम मैंथन बांध की बात करते हैं, अगर इसकी बात करें गाइस तो ये आपको बता दें कि ये जो है ये किस नदी पर है। तो ये जो है ये आपके बराकर नदी पर है। मैंथन बांध जो है ये आपके किस नदी पर है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है ये आपके बराकर नदी पर। ठीक है, मैंथन बांध। उसके बाद अगर वालियार बांध की बात करें गाइस, वालियार बांध जो है ये आपका किस नदी पर है, तो ये आपको ध्यान रखना है, वालियार बांध जो है ये आपके वालियार ही नदी पर है। तो ये आपको यहाँ दिक्कत नहीं होगा, वालियार बांध अगर पूछेगा तो आपको याद रहेगा कि वालियार बांध जो है ये किस नदी पर है, वालियार नदी पर है। उसके बाद अगर राजघाट बांध की बात करें गाइस, तो ये आपका कौन सी नदी पर है, तो बेतवा नदी पर है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेतवा नदी पर हमारा कौन सा बांध है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो बेतवा नदी पर जो है ये कौन सा बांध है गाइस, ये आपको नोट कर लेना है। तो बेतवा नदी पर हमारा राजघाट बांध है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इंद्रावती बांध की बात करें गाइस, तो ये इंद्रावती ही नदी पर है। ठीक है, तो इंद्रावती नदी पे आपका कौन सा बांध है, तो इंद्रावती नदी पर आपका इंद्रावती बांध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको इतना प्रश्न नोट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि पहली बार औपचारिक रूप से महालवारी प्रथा जो है वो कब लागू की गई थी। तो आपको बताना है कि औपचारिक रूप से जो महालवारी प्रथा थी, अस्थायी बंदोबस्त थी, तो ये सब जो लागू हुआ था, तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि महालवारी प्रथा कब लागू हुई थी। तो आपके ऑप्शन है 1793 में, ऑप्शन बी 1822 में, ऑप्शन सी 1820 में, या ऑप्शन डी 1803 में। और गाइस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे आपको सारी चीज क्लियर कर रही हूँ। सबसे पहले अगर बात करें महालवारी प्रथा की, तो गाइज ये 1822 में लागू हुई थी, तो आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर बोल दिए कि 1822 में तो महालवारी प्रथा लागू हुई थी, लेकिन इसे लागू किसने किया था, अगर आपसे ये पूछ ले, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा गाइज। महालवारी प्रथा जो लागू किया गया था वो 1822 में जो है वो लागू किया था विलियम बेंटिंग के द्वारा। तो ये किसके द्वारा लागू किया गया था गाइज, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा गाइस। तो विलियम बेंटिंग के द्वारा जो है वो कौन सी प्रथा लागू की गई थी, तो विलियम बेंटिंग के द्वारा जो गाइस है ये आपका महालवारी प्रथा लागू की गई थी। उसके बाद बात करेंगे गाइस अस्थायी बंदोबस्त की, ये कि आपका 1793 में लागू हुआ था। 1793 में जो है ये आपका कौन सा लागू हुआ था गाइस, तो ये आपको याद रखना है, अस्थायी बंदोबस्त। और इसके तहत जो है ये जमींदारों को बहुत लाभ हुआ था गाइस। ये बहुत, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि जो ब्रिटिश के द्वारा जो है ये लागू किया गया था, इसमें सबसे ज्यादा किसको लाभ हुआ था, तो जमींदारों को लाभ हुआ था अस्थायी बंदोबस्त के द्वारा। और इसे जो है अस्थायी बंदोबस्त को जो है ये किसने लागू किया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कार्नवालिस। कार्नवालिस जो है ये किसको लागू किया था, तो अस्थायी बंदोबस्त। तो इसको नोट कर लीजिएगा गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कि कार्नवालिस जो है ये कौन सी प्रथा लागू की थी, तो कार्नवालिस ने जो है गाइस ये अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया था, ठीक है। उसके बाद अस्थायी बंदोबस्त के बाद आपको याद रखना रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ये किसके द्वारा लागू किया गया था, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ये तो लागू किया था 1820 में, ठीक है। तो इसमें जो है ये आपका कौन सा प्रथा लागू हुआ था, तो इसमें जो हुआ था ये रैयतवाड़ी। तो रैयतवाड़ी महालवाड़ी कब लागू हुआ, किसने लागू किया, ये आपको ध्यान रखना है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो 1820 में हुआ था, और इसको जो है वो लागू किसने किया था, तो थॉमस मुनरो ने जो है इसको लागू किया था। इसको किसने लागू किया था गाइस, इस प्रथा को, तो आपको याद रखना है थॉमस मुनरो ने जो है इस प्रथा को लागू किया था, ठीक है। यहाँ पे मैं सारी चीजों को लिख दी गई, इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से एपी कल्चर जो है वो किससे संबंधित है। तो आपको बताना है कि एपी कल्चर जो है वो किससे संबंधित है। तो आपके ऑप्शन ए केचुआ पालन से, ऑप्शन बी मत्स्य पालन से, ऑप्शन सी रेशम कीट पालन से, या ऑप्शन डी मधुमक्खी पालन से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एपी कल्चर से जो संबंधित है वो मधुमक्खी पालन, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद रेशम कीट से जो है वो कौन सा संबंधित है, तो रेशम कीट पालन से जो है वो सेरीकल्चर। तो एपी कल्चर जो है वो मधुमक्खी पालन से, सेरीकल्चर जो है ये किससे संबंधित है, तो ये आपको याद रखना है कि सेरीकल्चर जो है ये आपका संबंधित है, ये किससे संबंधित है, तो ये रेशम कीट पालन से। और एपी कल्चर जो ये किससे संबंधित है, तो एपी कल्चर जो है ये आपको ध्यान रखना है, एपी कल्चर जो है ये मधुमक्खी पालन से संबंधित है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मत्स्य पालन से। ये जो है यहाँ से हमारा कौन सा जो है संबंधित है मत्स्य पालन से, तो पीसी कल्चर। पीसी कल्चर जो है ये किससे संबंधित है गाइस, ध्यान रखिएगा। तो पीसी कल्चर जो है ये मछली पालन यानी कि मत्स्य से संबंधित है हमारा पीसी कल्चर। उसके बाद बताइए केचुआ से कौन सा संबंधित है, केचुआ पालन से वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर जो है ये किससे संबंधित है गाइस, ध्यान रखिएगा। तो वर्मी कल्चर जो है ये किससे संबंधित है, तो वर्मी कल्चर जो है ये केचुआ पालन से संबंधित है, ठीक है। तो ये केचुआ पालन से संबंधित वर्मी कल्चर है। मछली पालन से पीसी कल्चर, रेशम कीट पालन से सेरी कल्चर, और मधुमक्खी पालन से एपी कल्चर, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि मोहनजोदड़ो में पाया गया एक विशाल स्नानागार एक विशाल डैश डैश था, यानी कि मोहनजोदड़ो में जो स्नानागार पाया गया था वो क्या था। तो आपके ऑप्शन है आयताकार टैंक था, ऑप्शन बी वृत्ताकार टैंक था, ऑप्शन सी त्रिभुजाकार टैंक था, या ऑप्शन डी बेलनाकार टैंक था। तो गाइस आपको बता दूं कि जो मोहनजोदड़ो में पाया गया था जो सबसे विशाल स्नानागार था वो एक आयताकार टैंक था। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये एक आयताकार टैंक था। अगर इसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई की बात करें तो सबसे पहले लंबाई की बात करते हैं। इस आयताकार की जो है ये लंबाई कितनी थी, अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई थी गाइस ये आपको ध्यान रखना है, इसकी जो लंबाई थी वो 11.88 जो है ये इसकी लंबाई थी, 11.88 मीटर जो है इसकी लंबाई थी। आपको ध्यान रखना है इसकी लंबाई कितनी
कितनी थी, तो 11 पॉइंट जो है वो 88 मीटर जो है ये लंबा था, ये आपको ध्यान रखना है। कहीं कहीं पे जो है 11.88 मीटर ना हो तो यहाँ पे आपको कहीं कहीं पे जो दे देता है वो 12 मीटर दे देता है, तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं पे 11.88 मीटर दिखेगा या कहीं पे आपको 12 मीटर देखेगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद अगर बात करें चौड़ाई की, इसकी जो चौड़ाई थी वो कितनी है, तो इसकी जो चौड़ाई है गाइस ये आपको ध्यान रखना है। इस आयताकार टैंक की जो चौड़ाई थी वो 7 मीटर जो है इसकी चौड़ाई थी। इसकी चौड़ाई कितनी थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो चौड़ाई थी वो 7 मीटर थी, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं गहराई की। इस आयताकार टैंक की जो है वो गहराई कितनी थी बताइए, तो इस आयताकार टैंक की जो है वो गहराई थी गाइस, ये आपको नोट कर लेना है। इसकी जो गहराई थी गाइस इसको नोट करिएगा, इसकी गहराई थी 2.4 मीटर, ठीक है। तो इसको आपको याद रख लेना है, इसकी गहराई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई जो है ये आपको नोट कर लेना है। तो मोहनजोदड़ो को जो है वो किस नाम से जाना जाता है, तो मृतकों की टीला के नाम से, यानी कि मोहनजोदड़ो का अन्य नाम कौन है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मृतकों की टीला के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मोहनजोदड़ो किसके नाम से जाना जाता है, मृतकों की टीला के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना। और ये किस नदी के किनारे, तो ये सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। तो यहाँ से आपको इतना नोट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है, तो आपको बताना है कौन सी नदी है जो ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। तो ज्वारनद मुख का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये बताते हैं। तो ज्वारनद मुख का होता है जो नदी का जो मीठा पानी है वो खारे पानी से मिलता है, इसे ही ज्वारनद मुख कहते हैं। यानी कि नदी का जो मीठा पानी होगा ये किससे जाकर मिलेगा, तो नदी का जो है वो मीठा पानी जो है ये किससे मिलेगा गाइस, तो ये खारे पानी से मिल जाता है, ठीक है। तो ये खारे पानी से मिलना ही क्या कहलाता है, खारे पानी से मिलना ही कहलाता है ज्वारनद मुख, ये आपको ध्यान रखना है। खारे पानी से मिलना यानी कि नदी के मीठा पानी जहाँ होता है वो समुद्र में जाकर खारे पानी से मिलता है, इसे ही हम ज्वारनद मुख कहते हैं। तो इसमें कह रहा है कि कौन सी नदी है निम्नलिखित में जो कि ज्वारनद मुख का निर्माण करती है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी नर्मदा या ऑप्शन डी कृष्णा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नर्मदा नदी जो है ये ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। उसके बाद अगर आपको बता दें ज्वारनद मुख का निर्माण जो है और कौन कौन सी नदी करती है, तो सबसे पहले तो हो गया नर्मदा। उसके बाद आपको याद रखना है, इसके अलावा जो है पहला हो गया नर्मदा, ये नोट कर लीजिएगा। नर्मदा जो है ये ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। उसके बाद बात करें अमेजन, अमेजन जो है ये किसका निर्माण करती है, ये भी जो है ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। उसके बाद याद रखिएगा गाइस ताप्ती, ताप्ती नदी भी जो है ये किसका निर्माण करती है, तो ताप्ती नदी भी जो है ये ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। उसके बाद याद रखिएगा हडसन नदी, हडसन नदी भी जो है ये किसका निर्माण करती है, ये ध्यान रखिएगा। तो हडसन नदी भी जो है ये ज्वारनद मुख का निर्माण करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद गोदावरी नदी, इससे सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा गोदावरी नदी, गोदावरी नदी भी जो है ये किसका निर्माण करती है, तो गोदावरी नदी भी जो है ये भी जो है ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, गोदावरी नदी ये भी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। तो ये सारा जो है आपको नोट कर लेना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। इस क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि पहली बार परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था, तो आपको बताना है कि पहली बार जो परिसीमन आयोग का गठन हुआ था वो कब हुआ था। तो आपके ऑप्शन है 1951 में, ऑप्शन बी 1952 में, ऑप्शन सी 1950 में या ऑप्शन डी 1956 में। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 1952 में जो है वो पहली बार परिसीमन आयोग का गठन हुआ है। परिसीमन का आयोग का गठन जो है वो अब तक कितनी बार हो चुका है, तो परिसीमन आयोग का गठन जो है वो अब तक जो इसका गठन हुआ है वो कितनी बार हुआ है, तो अब तक जो इसका गठन हो चुका है परिसीमन आयोग का, गाइस ये आपको ध्यान रखना है। तो अब तक जो इसका गठन हो चुका है वो 4 बार हो चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। और 4 बार में ये कौन कौन बार है, तो पहली बार आपको याद रखना है कि 1952 में जो है ये पहली बार इसका गठन हुआ था। उसके बाद दूसरी बार की बात करें तो 1962 में जो है इसका दूसरी बार गठन हुआ। तीसरी बार जो है इसका परिसीमन आयोग का गठन कब हुआ गाइस, तो तीसरी बार जो हुआ था वो हुआ था 1972 में जो है इसका तीसरी बार गठन हुआ। और चौथी बार जो इसका गठन हुआ है वो 2002 में, ठीक है। तो इसका जो है आपको इतना याद रखना है, कितनी बार, 2002 में। उसके बाद जो है परिसीमन आयोग का जो है वो किस आर्टिकल के तहत गठन का प्रावधान है, तो आर्टिकल अनुच्छेद 82 के तहत, ठीक है। तो अनुच्छेद 82 के तहत जो है ये किसके गठन का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 82 के गठन में जो है ये किसका परिसीमन आयोग का प्रावधान है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। इस क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में से अंग महाजनपद की राजधानी जो है वो कहाँ थी। तो आपको बताना है कि जो महाजनपद में जो अंग महाजनपद थी उसकी राजधानी कहाँ थी। तो आपके ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी चंपा या ऑप्शन डी राजगीर। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अंग महाजनपद की जो राजधानी थी वो चंपा थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है महाजनपद में। उसके बाद अगर मगध की राजधानी पूछी गई तो ये आपको याद रखना है मगध की राजधानी जो थी वो कहाँ थी गाइस। तो मगध की राजधानी राजगिरी थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मथुरा की बात करें गाइस तो सूरसेन, सूरसेन की राजधानी जो थी वो कहाँ थी गाइस। तो ये आपको याद रखना है कि सूरसेन की राजधानी थी जो कि मथुरा थी। और मथुरा भी कहाँ है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो मथुरा जो है ये आपका यूपी में है, यानी कि उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद अगर वैशाली की बात करें, वैशाली की राजधानी जो वज्जी की राजधानी थी वो कहाँ थी गाइस। तो वज्जी की राजधानी जो थी ये वैशाली थी, ये आपको ध्यान रखना। और वैशाली अभी कहाँ है गाइस। तो वैशाली अभी जो है वर्तमान में ये बिहार में। ठीक है, वर्तमान में ये कहाँ है तो बिहार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। इस क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन है जो कि सुमेलित नहीं है। तो आपके ऑप्शन है लोनार जो कि बोल रहा है केरल राज्य में है, ऑप्शन बी पुलिकर झील जो कि बोल रहा है तमिलनाडु में, ऑप्शन सी आपसे कह रहा है नौकुचिया जो कि उत्तराखंड में, और ऑप्शन डी सांबर जो कि राजस्थान में। तो गाइस सांबर झील जो है ये राजस्थान में, ये तो करेक्ट है। नौकुचिया झील जो है ये आपका कहाँ है उत्तराखंड में, ये भी करेक्ट है। और पुलिकट झील जो है ये आपका तमिलनाडु में, ये भी करेक्ट है। लेकिन अगर बात करते हैं लोनार झील की, तो लोनार झील जो है ये केरल में नहीं है। तो लोनार झील जो है ये कहाँ है गाइस। तो लोनार झील जो है ये आपके महाराष्ट्र में, ये कहाँ है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो लोनार झील जो है ये महाराष्ट्र में, और ये सबसे बड़े ताजे पानी की झील है। लोनार झील जो है गाइस कहाँ है, ये महाराष्ट्र में। और इससे आपको याद रखना है कि ये सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ठीक है, सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, तो लोनार झील है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ताजे पानी की झील, पानी की झील। और ये कहाँ है guys? ये आपको ये याद रखना है। तो ये महाराष्ट्र में, ये भी आपको नोट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहे हैं हमसे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका निम्नलिखित में से किस प्राणी जगत में पाई जाती है। तो आपको बताना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है ये किस प्राणी जगत में पाई जाती है। तो आपके ऑप्शन ए प्रोटिस्टा में, ऑप्शन बी एनिमेलिया में, ऑप्शन सी कवक में या ऑप्शन डी मोनेरा में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मोनेरा में जो है पाई जाती है, और इसमें ही बैक्टीरिया होता है जो कि वो कौन सा होता है गाइस, आपको याद रखना है ये एक कोशिकीय होता है। ठीक है, ये क्या होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये एक कोशिकीय होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत कथन जो है वो किसका है। तो आपको बताना है कि किसका कथन है जो कि एक गलत कथन है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है लकड़ी पानी पर तैरता है। तो बताइए लकड़ी पानी पर तैरता है या नहीं तैरता है। ऑब्वियस सी बात है, लकड़ी जो है वो पानी पर तैरता है। जैसे नाव वगैरह देखते हैं, ये सब क्या, ये पानी में तैरता ही है। दूसरा आपसे कह रहा है कि पारा जो है ये पानी में तैरता है या नहीं तैरता है, ये आपको बताना है। तीसरा जो बोल रहा है कि लोहा पानी में डूब जाता है, ये ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से सभी सही है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पारा जो है ये पानी में नहीं तैरता है। ठीक है, तो अगर बात करें कि ये क्या होता है गाइस, ये पानी में नहीं तैरता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर इसमें बोल ही रहा है कि कौन सा कथन है जो गलत है, तो ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि कौन सा विटामिन जो है वो शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है। तो आपको बताना है कि कौन सा रसायन है जो हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है। तो आपके ऑप्शन है विटामिन ई, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन बी या ऑप्शन डी विटामिन सी। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विटामिन ई जो है वो शरीर में जितने भी हानिकारक रसायन बनते हैं उसको ये नष्ट कर देता है। तो आपके जो है ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है। इस क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि किस ग्रह का नाम किसी रोमन देवी के नाम पर पड़ा है। तो बताइए कि कौन सा ग्रह है जो किसी रोमन देवी के नाम पर ये ग्रह पड़ा है। तो आपके ऑप्शन है बृहस्पति, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी शुक्र या ऑप्शन डी पृथ्वी। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। रोमन देवी के नाम पे, यानी कि सौंदर्य देवी के नाम पे जो पड़ा है वो शुक्र पड़ा है। और शुक्र को कौन कौन सा तारा कहते हैं guys? तो इसे भोर का तारा भी कहते हैं। उसके बाद आपको याद रखना है इसे भोर का तारा,
पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, इसे भोर का तारा कहते हैं। उसके बाद जो है सबसे चमकीला ग्रह कौन होता है गाइस, ये भी नोट कर लीजिएगा। तो चमकीला ग्रह भी जो है ये कौन सा होता है, चमकीला ग्रह। तो ये हमारा शुक्र होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कौन सा ग्रह होता है, चमकीला ग्रह होता है, ये भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अगर बृहस्पति की बात करें गाइस, तो सबसे बड़ा ग्रह जो है ये कौन सा हमारा, सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कौन सा ग्रह है, ये आपको नोट कर लेना है गाइस। तो इसको आपको नोट कर लेना है, ये सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। तो ये कौन सा ग्रह है गाइस, इसको नोट करिएगा। तो ये सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह हमारा कौन सा हो गया गाइस, तो सबसे बड़ा ग्रह जो है ये हमारा बृहस्पति हो गया। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो गया गाइस, तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह जो हो गया ये हमारा शनि हो गया, ठीक है। तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह जो हो गया ये कौन सा हो गया गाइस, तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह जो है ये हमारा शनि हो गया। उसके बाद अगर पृथ्वी की बात करें तो इसे कौन सा ग्रह कहते हैं, तो पृथ्वी को गाइस नीला ग्रह कहते हैं, ये सभी को पता होगा। नीला ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है, तो पृथ्वी को कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग समुद्र की गहराई मापने में करते हैं। तो आपको बताना है कि समुद्र की गहराई नापने में जो करते हैं वो कौन से वैज्ञानिक उपकरण का करते हैं। तो आपके ऑप्शन है ऑल्टीमीटर, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर या ऑप्शन डी फैदोमीटर। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फैदोमीटर जो है वो समुद्र की गहराई मापने के लिए करते हैं। ऑल्टीमीटर जो है ये क्या करते हैं, ऊंचाई मापने के लिए। ऊंचाई मापने के लिए जो है ये किसका उपयोग करते हैं गाइस, ध्यान रखिएगा। तो ऊंचाई मापने के लिए ऑल्टीमीटर की उपयोग करते हैं। आर्द्रता मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं। और बैरोमीटर से गाइस वायुदाब मापने के लिए, वायुदाब मापने के लिए जो है ये किसका उपयोग करते हैं, तो वायुदाब मापने के लिए गाइस बैरोमीटर का करते हैं। और फैदोमीटर से समुद्र की गहराई नापने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 30 हमसे कह रहा है कि राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है। तो बताइए कि राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का जो उल्लेख किया गया है वो किस अनुसूची में किया गया है। तो आपके ऑप्शन है प्रथम अनुसूची में, ऑप्शन बी द्वितीय अनुसूची में, ऑप्शन सी तृतीय अनुसूची में या ऑप्शन डी चतुर्थ अनुसूची में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। प्रथम अनुसूची में जो है वो राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया। द्वितीय अनुसूची में जो है ये क्या किया गया गाइस, ये आपको बताना है। वेतन, वेतन जो है वो कितनी अनुसूची में गाइस, ये आपको याद रखना है। वेतन जो है वो द्वितीय अनुसूची में, ये आपको याद रखना है। उसके बाद तृतीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची जो वो किससे संबंधित है, तो तृतीय अनुसूची जो है वो शपथ से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। और चतुर्थ अनुसूची जो है वो सीटों के आवंटन से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची और चतुर्थ अनुसूची, ये सब जो है अनुसूची का आपको याद रखना है। क्योंकि यहाँ पे पूछ देगा कि सीटों के आवंटन से जो है वो कौन सा अनुसूची संबंधित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सीटों के आवंटन से जो संबंधित है वो चतुर्थ अनुसूची है। वेतन से जो संबंधित है वो द्वितीय है। उसके बाद शपथ से जो संबंधित है वो तृतीय अनुसूची है। और राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का जो उल्लेख किया गया वो प्रथम अनुसूची में किया गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ का। तो होपफुली गाइस ये आरआरबी एनटीपीसी 2024 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर सेट का प्रैक्टिस सेट 1 जो है ये समाप्त होता है। उसके बाद आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको जो है ये सेशन कैसा लगा। एंड सेकेंड चीज ये है गाइस कि आपको बताना है कि आपसे इस 30 क्वेश्चन में आपसे कितना ज्यादा क्वेश्चन जो है वो करेक्ट हुआ है। उसके बाद जो है आपको इसका नोट जरूर बनाना है गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।